बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And today, if I'm going to talk about a very important topic with you, I have done so much research about this. This is just because of that passion. मेरा शौक है पढ़ना और पढ़ाना, सीखना सिखाना. I'm fond of this thing. ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन एमबीबीएस इन आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह से एमबीबीएस में दाखिला लेना है, मैं इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल दूंगा। तो इससे पहले कि हम इसकी निटी ग्रिटी को डिस्कस करें, मैं बिग पिक्चर आपको देना चाहूंगा आज की डिस्कशन की कि आज हम किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगा खान यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि AKU जो है ये ओवरऑल मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये कैसी यूनिवर्सिटी है। सो विल टॉक अबाउट द AKU। सेकेंडली विल टॉक अबाउट द कंपटीशन फॉर एडमिशन इन MBBS इन AKU कि आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के दाखिले के लिए किस हद तक कंपटीशन है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ब्रीफ सी बात करेंगे। थर्डली विल टॉक अबाउट the eligibility and the selection criteria for admission in MBBS in AKU. Fourthly, AKU में MBBS में दाखिले के लिए अब से ऑनवर्ड्स कौन कौन से मराहिल आपने तय कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड फिफ्थली हम AKU के एंट्री टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि AKU का एंट्री टेस्ट, इसके सारे इन्स एंड आउट्स को हम समझेंगे, क्या इसका फॉर्मेट है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी को लेके चलना है, वगैरह वगैरह, इसका सिलेबस कौन सा होगा, बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो हम टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और उसके बाद फिर छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि topgrade.pk ने आपकी AKU की एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करवानी है। और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। अगर आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो उनको इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी एडमिट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अब AKU के हवाले से। यू सीन हियर, जो AKU है इज द नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में मेडिकल जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो सबसे बड़ा रैंक है या सबसे बड़ा जो नाम है वो आगा खान यूनिवर्सिटी का। उसकी जो वजह है बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे रिसर्च का कल्चर है। दे कीप ऑन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द थिंग्स। अगर आप कह सकें कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल उस तरीके से काम करती है जैसे कि अमेरिका में या यूके में या किसी भी डेवलप्ड स्टेट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, तो एक ही नाम आपके सामने आएगा एंड दैट इज आगा खान यूनिवर्सिटी। तो ये नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में इवन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें टॉप 250 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट के अंदर ये आती है। तो पूरी दुनिया में अगर टॉप की 250 मेडिकल यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करें तो उनमें एक नाम जो है ये आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी होगा। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं कंपटीशन की कि आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS में दाखिले के लिए जो कंपटीशन है ये किस लेवल का है। सो यू सीन हियर, इसमें मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि पूरी दुनिया से, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग आगा खान में MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी तादाद पार्टिसिपेंट्स की इसकी लोकेशन की वजह से वो पाकिस्तान से ही होती है, लेकिन मिडल ईस्ट से, इवन यूके से, लाइक सऊदी अरेबिया से, ओवरऑल जो बहुत सारी कह रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। और जो सीट्स होती हैं इसके अंदर, इसमें MBBS की हर साल जस्ट 100 सीट्स होती हैं, 100 सीट्स। सो आप ये सोच सकते हैं कि तकरीबन कम से कम 15 से 20 हजार कैंडिडेट होते हैं या इससे भी ज्यादा इवन समटाइम्स, राइट। सो कम से कम आप ये सोचें कि 15 से 20 हजार कैंडिडेट्स होते हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए कितनी ओवरऑल सीट्स कितनी है। यू सीन हियर जस्ट वी हैव गॉट द 15 टू जस्ट द 100 सीट्स।
15 से 20 हजार कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, अलबत्ता एक दफा अगर आपका दाखिला हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में, क्यों मैं कहता हूँ बच्चों को कि बेटा आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, क्योंकि अगर एक दफा आपने इस पे दाखिला सिक्योर कर लिया, देन स्काई इज द लिमिट। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए आप बिल्कुल जैसे आपने किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, वही फीलिंग आपको मिलेगी और उतना ही ताबनाक आपका करियर होगा इफ यू गेट इनटू द AKU। सो कंक्लूसिवली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आगा खान मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने के बावजूद मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप इसके टेस्ट में जरूर बैठें, किस्मत आजमाई जरूर करें कि अगर इसमें आपका एडमिशन हो गया, देन स्काई इज द लिमिट। आपका जो करियर है इंशाल्लाह बहुत ही ताबनाक हो। वेदर आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपके लिए सारे चैनल्स जो ओपन हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब द एलिजिबिलिटी एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आगा खान यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यू सीन हियर, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो आज के ऑडियंस हैं वो पाकिस्तान से हैं, इसलिए जो मेरा भी मेजर फोकस है वो पाकिस्तान के ऑडियंस के ऊपर ही होगा। ऑलराइट, सो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% स्कोर और इक्विवेलेंट, कि FSC प्री मेडिकल के साथ आपने की हो और कम से कम आपका जो स्कोर है FSC में वो 70%, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने A लेवल किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसमें मिनिमम 3 Bs इस स्टूडेंट के होने चाहिए। राइट, सो B ग्रेड के साथ A लेवल किया हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली, फिर आप एलिजिबल हैं किसके लिए? सिर्फ एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए। राइट, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक है कि एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए क्राइटेरिया, उसको हम बोलेंगे ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा है सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया। ठीक है, कि वहां पे जो दाखिला आपको मिलना है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो अलग चीज है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तीन है सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें FSC या A लेवल का जो स्कोर है और एंट्री टेस्ट जो AKU का देंगे, इन दोनों के स्कोर्स की बिना पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू। सो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये दोनों के स्कोर्स की बिना पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। राइट, सो वंस अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि FSC में या इक्विवेलेंट में आपके 70% मिनिमम मार्क्स हो, या A लेवल आपने किया हो विद 3 Bs विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। और उसके बाद फिर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जब आप AKU का एंट्री टेस्ट दे चुके होंगे तो आपका FSC या A लेवल का स्कोर और उसके बाद फिर AKU का आपका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर होगा, इन दोनों स्कोर्स को देखते हुए वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको फॉर द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो फाइनल आपकी जो सिलेक्शन होनी है वो होनी है इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप कह लेंगे समवट डिफरेंट है फ्रॉम द अदर इन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। लाइक जैसे अगर हम MD कैट पंजाब की बात करें तो 50% MD कैट होता है, 40% FSC, 10% मैट्रिक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपका स्कोर AKU और A लेवल में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते फिर भी आपके स्किप होने के चांसेस। राइट, सो बहरहाल वंस अगेन FSC A लेवल स्कोर और AKU के स्कोर की, एंट्री टेस्ट के स्कोर की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी फॉर इंटरव्यू। और एक दफा अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी फॉर स्टडीइंग इन द आगा खान यूनिवर्सिटी इन MBBS। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स फॉर एडमिशन इन MBBS इन AKU। एक तो नंबर 1 पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और उसके बाद अब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। राइट, उस एडमिट कार्ड को लेके आपको इस एडमिट कार्ड के ऊपर ही मेंशन होगा आपके कि किस एग्जाम सेंटर पे, किस एड्रेस पे और किस टाइम पे आपका टेस्ट होना है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप 6 सितंबर को संडे वाले दिन आप AKU के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद उसका आपका रिजल्ट आएगा और जो स्टूडेंट्स को FSC या A लेवल के स्कोर और AKU के एंट्री टेस्ट के स्कोर की बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं कि वो
उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये काम कब होगा? इन नवंबर और दिसंबर 2020। सो नवंबर दिसंबर 2020 में आप लोगों के इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे अगर आप एंट्री AKU के एंट्री टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नंबर 5 पे क्या होगा? अब इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, तो आप उसके लिए वेट करेंगे और अगर आपका अल्लाह करे कि नाम आ जाता है इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, तो अब आप फी भी सबमिट कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में अपना एडमिशन जो वहां पे आप सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मार्च 2021 में, मार्च 2021 में आपकी जो बाकायदा तौर पे MBBS की पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बुनियादी स्टेप्स हैं फॉर एडमिशन इन द MBBS इन AKU। वंस अगेन इनको मैं सम अप कर देता हूँ, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी रिसेंटली हमें मीटिंग में ज्वाइन किया है। सीन है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, उसके नतीजे में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड को लेके आप गिवन वेन्यू के ऊपर और गिवन टाइम पे AKU के जाके एंट्री टेस्ट देंगे। चौथा नंबर पे अगर आपका आप शॉर्टलिस्ट हो गए आफ्टर द एंट्री टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग होनी है ऑन द बेसिस ऑफ द FSC स्कोर एंड द AKU एंट्री टेस्ट स्कोर। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और अगर आप इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आप फीस सबमिट करवाएंगे और मार्च 2021 में आप इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। So let's move on to the very important area which is the AKU entry test. अब ये जो पहले वाली इंफॉर्मेशन थी ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन स्टिल मैंने सारी इंफॉर्मेशन को इसलिए शेयर कर दिया कि जस्ट टू कंप्लीट द पिक्चर एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो द बेसिक, राइट। तो इसमें वो कहता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है ना कि फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। कि सबसे पहले आपको रूल्स का पता होना चाहिए, फिर आपने बाकी सारे के सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे बेहतर प्ले करना है सो एज टू विन। सो आई वाज मेकिंग श्योर दैट यू नो द बेसिक रूल्स, राइट। सो हमने अभी तक क्या डिस्कशन की है? अभी तक हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि AKU कैसी यूनिवर्सिटी है ओवरऑल पाकिस्तान में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इसका कैसा मुकाम है, AKU में MBBS में दाखिले के लिए किस तरह का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हमने बात की कि 70% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है FSC में और सिलेक्शन इनकी जो है वो आपके FSC के स्कोर, आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर और इसके अलावा इंटरव्यू की बेस पे होनी है। फिर हमने स्टेप्स फॉर एडमिशन इन AKU को इन डिटेल डिस्कस किया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज द AKU एंट्री टेस्ट। अब हम AKU के एंट्री टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि अब जो AKU का एंट्री टेस्ट है इसमें जो नंबर ऑफ MCQs हैं वो कितने होंगे। यू सीन है कि इसमें अच्छा इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं, खास तौर पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये कई दफा वो इंक्लूड कर देते हैं फिर एक्सक्लूड कर देते हैं। सो हर साल के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर देते हैं। पर मैं जो भी बात करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ 2020 के AKU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ना ये 2019 के लिए है ना ही ये 2021 के लिए, राइट। सो ये 2020 का जो AKU का एंट्री टेस्ट होगा मैं सिर्फ उसको जहन में रखते हुए ये सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे इसमें ओवरऑल जो है 120 आप कह लें कि 120 MCQs आपको एग्जाम में इसके AKU के एंट्री टेस्ट में आएंगे। इसमें 20 सवाल होंगे बायो के, 20 सवाल केमिस्ट्री के, 20 सवाल फिजिक्स के होंगे। इसके अलावा साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज देखनी है कि जो कि ये जो AKU का एंट्री टेस्ट है इनका जो ज्यादा मेजर फोकस है ये किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है। क्योंकि अगर आपने किसी एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करना है, ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ही अहम प्रिंसिपल क्या होता है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, राइट। सो जहां से आपको इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना होता है आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो अब देखिए इसमें साइंस रीजनिंग में से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाफ जो पेपर है ये सिर्फ साइंस और मैथ रीजनिंग में से आपको आना है, राइट। तो 60 क्वेश्चंस यहाँ से आने और 60 वो केमिस्ट्री और बायो में से आने। और सो इसलिए साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग जो है इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके एक रीजन ये भी है कि जब आप FSC कर रहे थे या आप A लेवल कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने साइंस रीजनिंग और खास तौर पे मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपने इनको सॉल्व नहीं किया हुआ, आपने इन सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं किया हुआ और वहीं से आपका कह लें कि एग्जाम का मेजर चंक आना है।
राइट। सो इसीलिए आप लोगों ने जब एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आपने ज्यादा फोकस रखना है अपना साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग पे, और उसके बाद में ठीक है आपने इवन जो अपने साइंसेस हैं इनको भी अपने मुनासिब टाइम देना है, इनके भी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अपने रिवाइज करना है। तो इसमें अब देखिए कि एग्जाम में, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते कितनी तरह के हैं। तो देखिए एकेयू के एंट्री टेस्ट के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी इरेज द इंक ऑन द स्लाइड, और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को कि इसमें एकेयू के एंट्री टेस्ट में एक तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और थर्डली एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं। यू गॉट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दे आर इजी क्वेश्चंस, राइट। और सिंपली आप कह लें कि इसका इसका इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता ये है कि आपको स्ट्रेट अवे जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ और सिर्फ आपने उसी को रिकॉल करना, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, राइट। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यू गॉट, एंड देन यू हैव गॉट द एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ कह लें कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्विस्ट करके आपको दी जाती है, तो आपने अपनी इनसाइट से उस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अल्टीमेटली जो आपकी बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन है या अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सादा लफ्जों में आंसर तक आपने पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में स्ट्रेट अवे एक फैक्ट बुक में गिवन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने उस फैक्ट को रिकॉल किया, आपने आंसर कर दिया, ये इजी क्वेश्चन है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा सा कि बुक डायरेक्टली बुक रिलेट करके आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, हाँ बुक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आप आंसर तक पहुंचेंगे। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने खुद से अपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स can never be added and subtracted by simple arithmetic means, A option. Vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means, ये B option है. C option है vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means, और D option है vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means, right? So always, never, usually and sometimes, इन चारों स्टेटमेंट्स में मैंने एक एक लफ्ज को जस्ट चेंज किया, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। तो वेक्टर्स के बारे में सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ? देखिए आपकी बुक में लिखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस, राइट। हाँ, आपकी बुक ही में एक और जगह पे जाके लिखा है जहां पे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस किया गया है, वहां पे उन्होंने जाके लिखा है कि वेक्टर्स को कि जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं इनको हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जनरली वेक्टर्स को सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक केस है वेक्टर्स का जब हम उनको सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो sometimes vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means, ये आपका होगा बेस्ट रिस्पांस। तो आपने देखा किस तरह से एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट आपने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। तो ये आप कह रहे हैं कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल के ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल जो मीडियम होता है। और थर्ड नंबर पे जो आपको एकेयू कैंडिडेट्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दे गिव यू सम रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिनेरियो, एंड देन दे वांट यू टू अप्लाई सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन बेसिक फार्मूला ऑफ योर सब्जेक्ट सो एज टू रीच द आंसर टू दैट क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हार्डेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। कोई ना कोई रियल लाइफ क्वेश्चन स्टेटमेंट देके, रियल लाइफ सिचुएशन देके वो आपसे चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को हल करें। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो एकेयू के एंट्री टेस्ट के अंदर जो एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनका काउंट बहुत ज्यादा होता है। चंद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस एनालिसिस और एप्लीकेशन के होते हैं। एकेयू का जो एंट्री टेस्ट है ये एक कह लें कि हाईली कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट है। बाय द वे जो टॉप ग्रेड की टीचिंग स्ट्रेटजी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एकेयू एंट्री टेस्ट, वो हम लोग भी अपने लेक्चर्स के दौरान और इवन अपने एफआरएन में और इवन क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 लेवल्स पे ही टीच करते हैं। हम टर्म लेवल पे टीच करते हैं और फ्रैक्शन फिगर्स बताते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर मेमोरी क्वेश्चंस।
उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट लेवल पे टीच करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंपार्ट करते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द एनालिसिस क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हम आपको इवन एप्लीकेशन लेवल पे जाके टीच करते हैं ताकि आप एप्लीकेशन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें। सो तीन ही कह लें कि क्वेश्चन के लेवल्स हैं और अकॉर्डिंगली तीन ही हमारे टीचिंग लेवल्स हैं। सो हम इंशाल्लाह आपको इस तरीके से एग्जाम के साथ कैलिब्रेट करेंगे। बहरहाल आपने अभी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जो एमसीक्यूज हैं ये किस तरह के होंगे। ये एक तो 120 एमसीक्यूज होंगे, साइंस और मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस होंगे और साइंसेस के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के 60, राइट। तो और उसके बाद अब ये देखें कि इन इन इनके अंदर होगा क्या, आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाएंगे, द टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसमें खास तौर पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, जबकि जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है। यानी कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो आपने पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, समहाउ आपने उसी इंफॉर्मेशन से जाके क्वेश्चंस को आंसर करना है। लेकिन जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है वहां पे आपने अपनी अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है और आपने क्रिटिकली सोचते हुए वहां पे आंसर करना है। बेसिकली एकेयू ये देखना चाहता है कि आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। अगर आपको किसी नई सिचुएशन में डाला जाए तो उस वक्त आप किस तरह से सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, उस मुश्किल का हल निकालते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये चीज इंतहाई ज्यादा अहम है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, कि जो टोटल मार्क्स हैं इसके वो कितने होंगे। हियर जो टोटल मार्क्स हैं एकेयू कैंडिडेट टेस्ट के ये होंगे 120 मार्क्स होंगे। और जो आपकी साइंसेस का पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें अगर आप लोग एक सवाल सही करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, आपके स्कोर में से माइनस हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो आपके पास जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। सो याद रखना कि आप लोगों ने किसी भी सूरत अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि किसी भी सूरत आपने साइंस और मैथ रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर खुदा ना खास आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, अगर आप रैंडम गेस भी लगा देते हैं, सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि आपका मे बी स्कोर आपका बेहतर हो जाए या आपका स्कोर वहीं पर रहेगा, कम से कम आप स्कोर लूज नहीं करेंगे। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी क्वेश्चंस को अनआंसर्ड ना छोड़ें, ठीक है, कि अनआंसर्ड ना छोड़ें। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में मैंने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन निकाली हैं और मैं उनको यहाँ पे शेयर तो नहीं करूंगा, इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि आपके जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर भी अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी, तो अगर आप क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ें तो भी आपका स्कोर इंप्रूव होता है, राइट। तो भी आपका, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने एक क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया, आपका 1 नंबर वैसे ही चला तो गया है, तो लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चंस का तुक्का लगाते हैं, आपका 4 में से एक का भी तुक्का लग गया, एक का भी गैस लग गया, तो आपका स्कोर जो सारे का सारा कंपनसेट हो जाएगा, राइट, बल्कि इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो इसलिए स्टैटिस्टिकली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम अलाउड, कि एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए टाइम अलाउड कितना होगा। तो सफिशिएंट टाइम होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेंथी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, राइट। तो आपको टाइम जो बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, जो एकेयू का टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा। तो इसका जो टेस्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड। मैं 100% ये तो नहीं कह सकता, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, और ये मेरा बेस्ट गेस है। उसके बाद फिर सिलेबस की अगर हम बात करें तो एकेयू ने अपना सिलेबस बकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसी सिलेबस में से पेपर आता है। तो सादा सी बात ये है कि आपकी जो एफएससी बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वही आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो वही आपका सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि जो स्टडी के रिसोर्सेज हैं, अब वो कौन कौन से आप लोगों ने इसके लिए यूटिलाइज करने हैं। अगर आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज आपने प्रिपेयर या कहां से आपने एंट्रेंस की तैयारी करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो एफएससी की टेक्स्ट बुक को यूज करना, अगर ए लेवल के स्टूडेंट हो तो ए लेवल की बुक्स को यूज करना, अगर आप केपीके के या सिंध के स्टूडेंट्स हो तो वहां की टेक्स्ट बुक्स ही को यूज करना। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है,
क्योंकि जितना टाइम शॉर्ट है, आप नई टेक्स्ट बुक से सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे इस शॉर्ट टाइम के अंदर। तो बेस्ट चांस आपकी सक्सेस के लिए यही है कि आप अपनी ही टेक्स्ट बुक से इसके एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, खास तौर पे अगर बात आए इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। और ऑफ कोर्स जहां तक बात आती है इसकी साइंस रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की रीजनिंग की, तो उसके लिए आपको जो है वो ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा ऑन द topgrade.pk रिसोर्स, राइट। तो वहां पे हमने अपनी रिसर्च करके जो भी एग्जाम के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप इसी इन्हीं रिसोर्सेज से topgrade.pk का कोर्स ज्वाइन करके, खासतौर पे ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो साइंसेस की भी वहाँ पे मुकम्मल तैयारी है, लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड मैथ रीजनिंग, इनकी तैयारी आप topgrade.pk से बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 7 पे क्या है? नंबर 7 पे वी हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। अब इम्पोर्टेंट पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो कि आपके स्कोर को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? एक तो आपने सारे के सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, चेंज ऑफ आंसर्स अलाउड होता है, ठीक है। अमूमन उन्होंने बबल शीट दी होती है जिसपे आपने लेड पेंसिल के साथ आंसर फिलअप करना होता है। तो अगर आपको लगता है बाद में कि ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा आंसर जो चूज किया गलत है, आप इरेज करके दोबारा सही वाला बबल फिल कर सकते हो। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने कैरी करना है कि जब आप एंट्री टेस्ट को, एकेयू के एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले जाना है, ठीक है ना। कि आपको चेंज ऑफ आंसर्स बाद में भी अलाउड है। हाँ, आप क्वेश्चन पेपर पे उस क्वेश्चन को मार्क कर दो। अगर आपको डाउट है यार मेरा सवाल पता नहीं है सही है कि गलत है, आप क्वेश्चन पेपर पे हल्का सा डॉट लगा दो, बाद में आप दोबारा अगर टाइम मिले तो कंसीडर कर लेना, लेकिन पहली दफा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाओ। इससे फायदा ये होगा कि गॉड फॉरबिड इफ यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे। और अगर आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है, आप दोबारा आके अपने क्वेश्चंस को पढ़ के, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो। जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जिनको आपने मार्क किया था, आप उनको, उनके आंसर्स को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो इफ नीडेड, राइट। सो ये पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनकी कोई कोई उनका प्रेस्क्राइब सीक्वेंस नहीं है कि पहले आपने मैथ रीजनिंग का पोर्शन करना है, पहले फिजिक्स का करना है। इट्स ऑल अप टू यू, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो वो सीक्वेंस सब्जेक्ट्स का जो आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेस्ट सेंटर कौन से होंगे। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान में और इवन दूसरी कंट्रीज के अंदर बनते हैं। तो आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप लोग सिटी चूज करते हो कहाँ पे आपने टेस्ट देना है, और जो आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ टेस्ट है वो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा होगा उसी के मुताबिक आपने वहां पे अपीयर हो जाना है टेस्ट सेंटर के अंदर, वहां पे आपसे पेपर ले लिया जाएगा, राइट। ये मुझे जनरली सारी डिटेल ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1-to-1 चीज ये इंपॉर्टेंट है कि किसका टेस्ट कहाँ पे होना है। सो मैंने यहाँ पे वो डिस्कशन करनी है जो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के स्कोप के अंदर आती है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है हाउ topgrade.pk विल प्रिपेयर यू फॉर AKU एंट्री टेस्ट। कि topgrade.pk जो है ये AKU के एंट्री टेस्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करवाएगा, हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। इसमें देखें कि कोविड-19 से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। कोविड-19 से पहले आप लोग तैयारी कैसे करते थे? आप लोग एकेडमी ज्वाइन कर लेते थे, वहां जाके आप लेक्चर लेते थे, लेक्चर के बाद टेस्ट होते थे, टेस्ट के बाद डिस्कशन होती थी, और इस तरीके से आप डे इन डे आउट तैयारी करते चले जाते थे। अच्छा, अब कोविड-19 आया, अब एक तो आप अकेडमीज में नहीं जा पा रहे, आप इस तरीके से तैयारी कर नहीं पा रहे। अगर फर्स्ट करें कि ये खत्म भी हो जाए, अगर आप अज्यूम कर लें फॉर अ मोमेंट कि जी कोविड-19 इज ओवर, तो क्या अब आपके लिए क्या वाइज क्या होगा? आप ऑनलाइन बैठ के तैयारी करें या आप अकेडमी में जाके तैयारी करें? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर कोविड-19 ना भी हो, अगर अकेडमियां खुली भी हो, तो बहुत सारे मसले हैं कि आप लोगों को अकेडमीज के साथ दरपेश होते हैं, क्योंकि डे इन डे आउट आपका कह लें कि स्कोर को कॉम्प्रोमाइज करा रहे होते हैं। वो मसले कौन कौन से हमको हम देखते हैं। नंबर 1, टाइम वेस्टेज, तैयार होके जाना, ट्रैवलिंग तैयार होना, फिर ट्रैवलिंग टाइम, वहां पे फिर वेटिंग टाइम, फिर वहां पे एक स्टूडेंट जो रैंडम क्वेश्चनिंग करते हैं उसका टाइम। सो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, राइट। सो एक तो टाइम वेस्टेज आपका बड़ा मेजर मसला है, टाइम वेस्टेज जो है ये एक मेजर मसला है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है, नंबर 2 पे आपकी जो लर्निंग है वो पर्सनलाइज नहीं है। जो टीचर लेक्चर दे रहा है या जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं। आपकी लर्निंग पर्सनलाइज होनी चाहिए कि आपके मुताबिक या आपके कह लें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक आपको लर्निंग कराई जाए। जो एरियाज आपके वीक है वहां पे आपका ज्यादा टाइम लगे, जो एरिया स्ट्रॉन्ग है वहां पे कम टाइम लगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका टाइम एक तरह से वेस्ट हो रहा है।
फिर उसके बाद टेस्टिंग सिस्टम के अंदर बेतहाशा मसले होते हैं। आज टेस्ट हुआ, कई दफा हफ्ते बाद डिस्कशन होती है, जब उस टेस्ट का स्कोप पूरी तरह से बाहर निकल चुका होता है, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो है ये भी इंश्योर्ड नहीं होती। जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है दिस इज आल्सो नॉट इंश्योर्ड, ठीक है, ये एक और बड़ा मसला है। और उसके बाद जो कॉस्ट है वो बड़ी हाई है। तो ऑफकोर्स अगर आप अकेडमी को ज्वाइन करते हो उसमें आपकी एक तो अकेडमी की कॉस्ट 25-30 हजार इवन 40 हजार के करीब फीस ले लेते हैं आपसे, राइट। और दूसरे नंबर पे ट्रेवलिंग की कॉस्ट, और इसके अलावा अगर बुक्स वगैरह रिसोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं उसकी कॉस्ट। तो ये सारे के सारे मसले हैं जो कि आपके साथ आ रहे होते हैं, राइट। सो ये अगर कोविड-19 ना भी हो तो मैं ये समझता हूँ कि एकेडमी जाके तैयारी करना ये आपके लिए काफी हद तक, जहां पे आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लेके आता है वहां पे बहुत सारे आपके पार्ट पे लॉसेस भी लेके आता है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन सोल्यूशन। टॉप ग्रेड से पहले कोई भी टेलर मेड या कस्टमाइज्ड ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं था। टेलर मेड या कस्टमाइज जो है वो ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं था। टॉप ग्रेड में हमने फर्स्ट टाइम जो वो प्रॉपर सोल्यूशन ये डेवलप किया है। अब हम उसकी तरफ डिस्कशन करते हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सीन है इसके अंदर हमारे पास ये हमने बेसिकली कह लें कि एक ब्राउजर ऐप बना दी है, एंड्रॉइड और आईओएस ऐप भी बना दी है। बेसिकली इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस और फुल लेंथ पेपर, ये सब कुछ मिल जाएगा। सादा सी बात ये है, आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी एकेडमी चल के आपके घर में आ गई और आपको मुकम्मल तैयारी करा रही है, राइट। इसके अलावा हम आपको वर्चुअल क्लासरूम्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकें, राइट। वीडियो लेक्चर्स, फास्ट रिवीजन नोट्स, क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर्स, इसके थ्रू आप घर बैठे मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं मोबाइल की मदद से। अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है, लैपटॉप से और भी ज्यादा कन्वीनियंटली तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो टॉप ग्रेड का AKU का कोर्स है उसके अंदर हमने आपको 2020 के सिलेबस की पूरे की रिवीजन करवानी है, और उसके बाद फिर आपको 24 एक्सेसिबल 500 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स, उनके रिवीजन नोट्स पावर पॉइंट स्लाइड्स की शक्ल में, और उसके बाद फिर 28,000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं विद सॉल्यूशंस, राइट। इसमें आप लेक्चर लेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, फिर टेस्ट के बाद टेस्ट की डिस्कशंस होंगी, और डेली बेस पे आपके जो डाउट्स होंगे वर्चुअल क्लासरूम में हम आपको ले जाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम में आपको हम ऐड कर देंगे जहां पे आप गिवन टाइम के अंदर, डेली हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो गिवन टाइम के अंदर हम आपको वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं हर स्टूडेंट के उनको भी क्लियर कर देंगे, राइट। तो ये हमारी इसके लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने तैयारी करनी कैसे है, अब इस चीज को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक टेबल आपके सामने है, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में है व्हाट टू डू, कि आपने क्या करना है, और सेकंड कॉलम में है व्हाई टू डू, क्यों करना है, और थर्ड कॉलम में है हाउ टू डू, यानी कि कैसे करना है, राइट। सो अगर आपने AKU के टेस्ट की तैयारी करनी है तो टॉप ग्रेड को यूज करते हुए आप कैसे प्रोसीड करेंगे। सीन है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ प्रिपरेशन है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कंफ्यूजिंग को मार्क करना है। नंबर 2 पे आपने टॉप ग्रेड के लेक्चर को सुनना है। टॉप ग्रेड के लेक्चर कब सुनेंगे? लेक्चर के दौरान हमने 3 काम करने हैं। एक, हमने आपकी फास्ट रिवीजन करवानी है कि आपने पहले सिलेबस ये पढ़ा हुआ FSC के अंदर। दूसरे नंबर पे हमने आपसे पैटर्न क्वेश्चंस पूछने हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखानी है कि आप किस तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आप लोग ये इसमें जो क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकोगे। क्योंकि आम FSC हाई लेवल के क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है कि एंट्री टेस्ट में 100% क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए हुए होते हैं। यहाँ पे आपका काम सवाल का जवाब देना नहीं है, सवाल का सही जवाब ढूंढना है, राइट। तो सही जवाब क्विकेस्ट पॉसिबल वे में आपने कैसे ढूंढना है और सबसे सिक्योर वे में, ये हम आपको सिखाते हैं। आपने लेक्चर के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, और अगर कंफ्यूजन हैं आप उनको भी नोट डाउन कर लें, बाद में डाउट्स अपने टीचर के साथ वर्चुअल क्लासरूम में डिस्कस कर लें। फिर आपने स्लाइड्स को देखना है जिसकी मदद से आप फास्ट रिवीजन कर सकेंगे। बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों का कि जी हम सिलेबस को इतनी तेजी से रिवाइज कैसे करें। तो टॉप ग्रेड के जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं ये बहुत ही पावरफुल टूल है कि जो लेक्चर आपने घंटे में सुना है आप 5 मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं। अब स्लाइड्स जो हमारे FRN या फास्ट रिवीजन नोट से जाके आप लोग स्लाइड्स को देखेंगे। देखें, सबसे पहले आपने किताब को पढ़ा अपनी आंख से, फिर हमने किताब को इम्तिहान की आंख से पढ़ाया, फिर आपने स्लाइड्स को पढ़ना है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अब आपने, पहले आपके पास आईज ऑफ एग्जाम नहीं थी, अब लेक्चर की मदद से और रिवीजन नोट्स की मदद से और पैटर्न क्वेश्चंस की मदद से आपको समझ लग चुकी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये इम्तिहान में कैसे पूछा जाएगा। तो अब आपने एग्जाम की आंख से किताब को दोबारा पढ़ना है,
बुक पे एडिशंस कर लें, अगर जरूरत हो तो मटेरियल को क्रैम कर लें। नंबर 5 पे आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी पर्सनलाइज लर्निंग होगी, कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे कौन कौन से यहाँ से पूछे जाते हैं, और आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। इसके लिए आप स्ट्रेट अवे टॉप ग्रेड क्वेश्चन बैंक के अंदर जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ऑल क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, चाहे तो आप वहां पे सिर्फ जो आपने पहले टेस्ट दिए हैं उनमें से जो गलत हुए हैं उस सिलेबस के अंदर से उसका टेस्ट दे दें, या आपके नए क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, या टेस्ट के दौरान आपने जो स्किप किए थे अनआंसर्ड उनका टेस्ट दे दें, या आपने जिन क्वेश्चंस को टेस्ट देते हुए मार्क किया था उनका टेस्ट दे दें, या पास क्वेश्चन का टेस्ट दे दें। सो आप अपनी मर्जी के साथ क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो बहरहाल आप इसके अंदर जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, वैसे तो हम आपको एग्जैक्ट स्केड्यूल भी दे देंगे कि अभी मैं बताता हूँ स्केड्यूल लेने का तरीका क्या होगा, कि उस स्केड्यूल के अंदर हमने एग्जैक्टली बता दिया है कि कब कब क्या क्या आपने करना है, हमने डेट्स के ऊपर भी स्प्लिट कर दी है। ये तो जस्ट एक अप्रोच है ना पूरी की पूरी, कि एक टॉपिक को आप कैसे लेके चल रहे हो, उसके अंदर हमने आपको पूरे डेज के ऊपर भी स्प्लिट करके दे दिया हुआ है स्केड्यूल के अंदर, कि आपने 65 दिनों में तैयारी करनी कैसे है। ओके, सो उसके बाद फिर आप देखें कि नंबर 6 पे आप लोग क्या करोगे गिवन टाइम के अंदर, जो कि हमने रखा हुआ है इवनिंग में, हमने ये टाइम रखा हुआ है डाउट्स की डिस्कशन के लिए 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आप अपने जो डाउट्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकोगे इन द वर्चुअल क्लासरूम, राइट। तो आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं मे बी इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके या लेक्चर्स को लेके, तो कुछ भी आपके अगर कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको रिफाइन करना चाहते हो, आप अपने जो डाउट्स है इसके थ्रू आप डिस्कस कर सकते हो वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। और उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, वक्तन वक्तन जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आप लोग हाफ सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट भी देते चले जाओगे, राइट। तो उसका भी हमने स्केड्यूल के अंदर ही हम एडजस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो अपना सिलेबस है इसको रिवीजन में रखना है। वो इंशाल्लाह जब आपको स्केड्यूल में शेयर करूंगा उससे आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, राइट। तो ये है एक लाइन ऑफ एक्शन कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है, राइट। सो इसके नतीजे में क्या होगा, सारी प्रैक्टिस के नतीजे में अल्टीमेटली आपकी काफी हद तक एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स तैयारी हो जाएगी, और आप फुल लेंथ पेपर देख के फर्दर अपनी तैयारी को आखिरी दिनों में रिफाइन कर लोगे। सो अगर 65 डेज हैं तो 60 दिनों में हमने एक मरतबा आपका पूरा सिलेबस पढ़ा देना है, और कई मरतबा पूरे सिलेबस के टेस्ट ले लेने हैं, राइट। और उसके बाद फिर एंड पे हमने आपसे फुल लेंथ पेपर भी ले लेने। तो इसमें अगर आप देखो कि बेसिकली जो एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन है, इसको अगर हम गेज करें थोड़ा सा, इसको अगर हम गेज करें तो ये सीन है कि ये ग्राफ की मदद से मैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसमें ये इस ग्राफ में लेफ्ट साइड पे लर्निंग पर्सनलाइज नहीं है, जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं लर्निंग जो पर्सनलाइज होती जा रही है, इनकी आपकी जरूरत के मुताबिक, हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक। फिर दूसरा पैरामीटर क्या है कि कन्वेंशनल तरीके से तैयारी या एडवांस तरीके से तैयारी, ठीक है। तो ये ये कन्वेंशनल एडवांस तरीके से तैयारी है। तो आमतौर पे जो इदारे हैं वो पुराने तरीके से तैयारी करा रहे हैं, जो इतना एफिशिएंट भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, और लर्निंग जो है वो पर्सनलाइज भी नहीं है। लेकिन टॉप ग्रेड जो तैयारी कराता है वो आप समझिए कि वो एब्सोल्युटली एक तो पर्सनलाइज है, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली है, हर बच्चे की नीड के साथ एग्जैक्ट वो फिट है, एग्जैक्ट मैच है, राइट। सीन है टॉप ग्रेड इट्स एब्सोल्युटली पर्सनलाइज है, राइट कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर है, पर्सनलाइज भी है बहुत ज्यादा, और रेवोल्यूशनरी टीचिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, राइट। तो इस तरह से आप इसकी मदद से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बड़ा क्लियर डिफरेंस है टॉप ग्रेड से तैयारी करने का और कन्वेंशनल सिस्टम से तैयारी करने का। कन्वेंशनल सिस्टम्स ने भी अभी लाइव कोचिंग या इस तरह के कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं कि हम भी अपने बच्चों को तैयारी करा पाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को डे इन डे आउट बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस्ड हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट 1 डेकेड, ठीक है। इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, खास तौर पे ऑनलाइन के ऊपर काम मैंने शुरू कर दिया था 2014 में, बिफोर एनीबॉडी एल्स। उस वक्त किसी और ने नहीं इस तरह से सोचा हुआ था कि ऑनलाइन सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो तब से लेके अब तक बड़ी रिसर्च करके स्टेप बाय स्टेप हमने अपने सिस्टम को डिजाइन ही इस तरीके किया है कि प्योरली ऑनलाइन हम बच्चों को कैरी कर सके। बाकी जो सिस्टम्स हैं वो प्योरली ऑनलाइन नहीं है, वो रियल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है, ऑनलाइन का साथ वो सहारा लेते हैं। हमारा टेलर मेड ऑनलाइन सोल्यूशन है और इसलिए ज्यादा पावरफुल सोल्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वन बेस्ट इन कंट्री एट द मोमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अगर टॉप ग्रेड से तैयारी करेंगे, एक तो आप अपने पैसे और टाइम बचाएंगे, इसके अलावा आप तैयारी ज्यादा बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह अपनी सक्सेस को भी यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमने एकेयू का टेस्ट भी देना है और हमने इसका अपना जो एमडी कैट है पब्लिक सेक्टर का हमने ये भी देना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम तैयारी इसकी किस तरीके से करें? तो देखिए एकेयू का जो सिलेबस है ये एमडी कैट के सिलेबस से ज्यादा है,
राइट। तो अगर आपकी एकेयू की तैयारी हो जाती है तो एमडी कैट के सिलेबस की तैयारी जब ऑटोमेटिकली आपकी हो गई। अब चूंकि 2 महीने आपके पड़े हुए हैं, आप चाहें तो आप टोटली फोकस एकेयू के ऊपर कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 महीने या 65 डेज आपके पड़े तैयारी के, तो आप ये टाइम टोटली एकेयू पे फोकस कर सकते हैं। इस बहाने से एकेयू की आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, आप एकेयू के टेस्ट में आपके चांसेस काफी सारे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जब एमडी कैट वगैरह होना है वो तो जाके अभी होगा नवंबर में, ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो तब तक उसके बाद फिर सितंबर के बाद आपके पास अगेन टाइम होगा। अगर कोई एमडी कैट के बाद में आपने स्पेसिफिकली भी फोकस करना हुआ तो उन 2 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको, राइट। सो इसलिए ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एकेयू की से अभी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये है इसकी एकेयू के एंट्री टेस्ट के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपने किस तरीके से एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। हाँ, अब यहाँ पे मैं बहुत अहम बात आपको बताने वाला हूँ, और वो अहम बात ये है कि अब अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आप लोगों को फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं गाइड करता रहूं फॉर सेक ऑफ योर एकेयू एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, राइट। या आपने ओवरऑल ये जो टॉप ग्रेड का कोर्स लेना है, इसमें जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वेबिनार अटेंड किया है उन स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे 40% लेसर प्राइस पे जो टॉप ग्रेड का कोर्स है वो मैं ऑफर कर रहा हूँ। कि रूटीन इसकी जो प्राइस है, ऑफ कोर्स जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं इसके topgrade.pk के ये 20,000 है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स के अभी मेरे वेबिनार में बैठे हैं जस्ट ये 12,000 रुपीज पे करेंगे। और अब इसका इस डिस्काउंट को अवेल करने का तरीकाकार क्या होगा कि अगर आपने गाइडेंस लेनी है या डिस्काउंट अवेल करना है, लाजमी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें ही। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप ये वेबिनार डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय सेंडिंग फॉलोइंग डिटेल लाइक नेम, सिटी, एफएससी मार्क्स वगैरह अपने इस नंबर पे आप लोग सेंड कर दें 30 जून तक। 30 जून तक, क्योंकि यकम को हमारा सेशन शुरू हो रहा है, यकम जुलाई को, उससे पहले पहले आप लोग ये सेंड कर दें डिटेल्स अपनी, आपको हम इंशाल्लाह हम गाइड करना शुरू कर देंगे। और हमारा जो एकेयू का 65 डेज का स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के अंदर हमने डेली बेस पे आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, रीजनिंग एंड मैथ रीजनिंग, इन सब का हमने स्केड्यूल बना दिया हुआ है। और हर एक के बारे में हमने लिख दिया कि ये टॉपिक्स तैयार करने हैं और इस तरीके से करने हैं और इतना इतना टाइम लगेगा। तो डेली बेस पे 8 से 10 घंटे ऑन एवरेज आपके लगेंगे। और इसमें टेक्स्ट बुक की स्टडी भी शामिल है, इसमें टॉप ग्रेड के लेक्चर्स भी, रिवीजन नोट्स भी, इवन हमारे क्वेश्चन भी शामिल है। तो इन सब की मदद से आप लोग जो है वो कहते हैं तैयारी करते जाओगे। आपको पहले से अंदाजा होगा कि हमने इस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच।